फाइन। सो हम कह रहे थे कि सबसे पहले वायुमंडल की संरचना पढ़ लेते हैं, फिर सौर विकिरण जो आता है धरती पर और उसकी क्या भूमिका है, ठीक है, वो पढ़ लेंगे, उसका क्या प्रभाव है और उसकी क्या भूमिका है। फिर हम पढ़ेंगे कि एयर टेम्परेचर और मॉइस्चर का, ठीक है, हवा का, उसके तापमान का और आर्द्रता का आपस में एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है और वो किस प्रकार जलवायु प्रभावों में परिवर्तित होता है, ठीक है, कैसे, हाउ इट रिफ्लेक्ट्स इटसेल्फ इन क्लाइमेटिक इम्प्लीकेशंस, वो हम देख लेंगे। उसके बाद कुछ स्पेशल फिनोमिनन है जो आपको जानने की जरूरत है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट से समझ लीजिए, थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, टेम्परेचर इन्वर्जन और एडियाबेटिक टू कूलिंग वगैरह, हीटिंग और कूलिंग है। बहुत बहुत ही संक्षिप्त परिचय और ऐसे जैसे आम आदमी हम लोग समझ सकें, हमारे आपके जैसे लोग समझ सकें वैसा। उसके बाद एक बेसिक इंट्रोडक्शन कि इन सब के होने से पहला जो मुख्य प्रभाव है वो क्या क्या होते हैं। रेनफॉल जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है क्लाइमेट का, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है इन चीजों के, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ और नोटेबल वेदर मैनिफेस्टेशंस और स्पेशली साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स। मेरी उम्मीद है, ऐसी मेरी अपेक्षा और अभिलाषा है कि यहाँ तक हम पूरा कर ले जाएंगे आज कम से कम, ठीक है। तो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। कोई वेटिंग रूम वगैरह में तो नहीं है, ये देख लेते हैं एक बार। नहीं, सभी लोग, हाँ ठीक है, 35 लोग हैं, कोई है नहीं। देखिए, 5 मुख्य रूप से आप सब जानते होंगे 5 परतें होती हैं वायुमंडल की। जो क्लासिफिकेशन हमने किया है, जो इंसानों के द्वारा किया गया क्लासिफिकेशन है, वो 5 परत उसमें बताई जाती है। सबसे नीचे की जो परत है आप सब देख पा रहे होंगे, इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। बताइए, अब आप में से कोई एक व्यक्ति जो है वो बताएगा कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। अभिनव, इसको क्या बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर को? क्योंकि आपने एनसीईआरटी पढ़ने को बोला था इसलिए पूछ रहा हूँ, हल्का फुल्का किसी को याद हो तो। हेलो। क्षोभ मंडल। सही स्क्रीन नहीं आ रही है। ठीक, आवाज नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, आई गॉट, आप जानते होंगे हिंदी में इसको क्या कहते हैं, सब जानते होंगे, ठीक है। तो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है ये बताई गई, ये रटने की सब जरूरत नहीं है कौन कितने हाइट का है, हल्का सा आपको आइडिया होना चाहिए सीक्वेंस का। मेन चीज है कि किस लेयर की क्या प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसका क्या एट्रीब्यूट है, उसके क्या लाक्षणिक जो चारित्रिक गुण है जिसके वजह से जलवायु पर और हमारे जीवन पर उसका प्रभाव क्या पड़ता है, बस ये आपको जान लेना है। अगर ये आप जान लेंगे तो फिर सर स्क्रीन नहीं और कुछ दिख रही रटने की है। आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो एक ये पूरा नोट्स आपके लिए ही है, आप इसे देखिएगा बाद में। कौन से किस सतह में कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं, ये बहुत आवश्यक है जानना आपके लिए, ध्यान रखिएगा। जलवायु के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? हवाई जहाज कौन से उसमें उड़ते हैं? ये ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछेगा, लेकिन एक रीजनिंग का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। जैसे मुझे ध्यान है कि पिछले 3 या 4 साल 5 साल पहले शायद प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इस लेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में हवाई जहाज बहुत आसानी से चल जाते हैं, जेट विमान बहुत आसानी से चल जाते हैं, क्यों? इस प्रकार से वो प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो पहले हम उनकी प्रॉपर्टीज पहले थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि कौन सी यहाँ पर कौन सी चीज क्यों होती है। ऑरोरा यहाँ होता है, ऑरोरा बोरियालिस सुना होगा आपने, वो हरे रंग की जो लाइट्स, अजीब सी हरे और वैसी लाइट्स दिखती हैं तमाम, तो वो क्यों होती है, जॉस ठीक है। कमरे में जाके लेटो। हाँ बिल्कुल। और फिर यहाँ पर फ्लाइट्स आसानी से उड़ती हैं, तो क्यों उड़ सकते हैं? बैलून्स इससे ऊपर जाते नहीं जाते हैं, तो क्यों नहीं जाते हैं? ये आपको जानना आवश्यक है, ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत जो मुख्य बातें हैं वो देखिए यहाँ पर हैं, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझ लीजिए कि ऊपर बढ़ने के साथ साथ हवा, जो वायु है, उसके कंपोजिशन पर, उसकी संघटना पर क्या प्रभाव पड़ता है और टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है। तो एयर, टेम्परेचर और मॉइस्चर, इन तीनों पर, तापमान, हवा और आर्द्रता ऊपर बढ़ने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, सबसे पहली चीज जानना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आपने अगर पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा कि एनसीईआरटी में ये बहुत ही अच्छे एक डायग्राम के माध्यम से समझाया भी गया है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं, ठीक है। सबसे नीचे की लेयर से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर है और शुरुआत करते हैं तापमान से, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर में जब हम नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर पर क्या प्रभाव पड़ता है और क्यों, ये दोनों प्रश्न आपको जानने चाहिए। तो हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं ट्रोपोस्फेयर में, यानी पहली लेयर में, हम पहली लेयर की बात कर रहे हैं, वैसे जैसे जैसे इसमें हाइट में हम बढ़ेंगे ऊपर, वैसे वैसे जो तापमान है वो कम होता जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों है, ठीक है। वो तथ्य हो गया, तथ्य की व्याख्या क्या है कि ऐसा क्यों है कि टेम्परेचर ऊपर जाने पर इस लेयर में, ध्यान रखिएगा किसी प्रकार का जनरलाइजेशन मत बनाइएगा अभी, ठीक है। अभी सिर्फ इस लेयर में ऐसा क्यों हो रहा है, सिर्फ उसका कारण हम जानेंगे।
अलग अलग लेयर्स में हाइट के साथ, टेम्परेचर के साथ जो जो होता है उसका कारण अलग अलग है, ये ध्यान रखेंगे हम। अभी देखिए आपको पता भी चल जाएगा। तो सबसे पहले अपना ट्रोपोस्फेयर। तो ट्रोपोस्फेयर में ऊपर बढ़ते हैं जब हम, तो तापमान जो है वो गिरता है धीरे धीरे, ठीक है। उसको एक लैप्स रेट से वो गिरता जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? पहला प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि 13 किलोमीटर, 14.5 किलोमीटर इसमें दिखाया हुआ है, उस प्रकार से जो है वहां तक उसकी हाइट। लेकिन ऊपर बढ़ने के साथ साथ तापमान क्यों कम होता है, उसका क्या गिरता क्यों है? अब प्रश्न ये आएगा आपसे, सामान्य प्रश्न नहीं पूछेगा, ठीक है। इस प्रकार से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। तो यहाँ पर आप देखिए सौर विकिरण जो आता है, ध्यान से सुने इस बात को, जो सौर विकिरण धरती के सतह पर आता है, पृथ्वी की सतह पर, उसके लिए ज्यादातर जो ये वायुमंडल है ना, यहाँ तक जो ये जो वायुमंडल है वो लगभग एक तरह से कहिए कि ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह जो दोनों मिला के हैं, ये एक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट होते हैं, यानी वो उसे रोक नहीं सकते। तो जो सौर विकिरण धरती की सतह तक पहुंचता है सूरज से, वो सीधे सतह तक पहुंच जाता है, सीधे सतह को हिट करता है, ठीक है। और उससे सतह गर्म होती है, नंबर एक बात, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि आने वाला जो सौर विकिरण है उसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। और एक बात क्या किसी को मालूम है? जो लोग फिजिक्स के विद्यार्थी रहे हैं वो बताएंगे, या फिर नहीं भी बताइए तो आप सब समझ लीजिए इस चीज को, कि किसी भी विकिरण का रेडिएशन जो आ रहा है, कोई भी रेडिएशन हो, उसकी एनर्जी और उसकी वेवलेंथ में, दोनों में क्या संबंध होता है? पारस्परिक, इनवर्स इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। यानी इनवर्स। कोई रेडिएशन जितना हाई एनर्जी होगा उतना ही शॉर्ट वेवलेंथ का होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो सूर्य से आने वाला जो विकिरण है वो बहुत अधिक ऊर्जा का होता है, बिल्कुल सही है। और पूरा जो जो एटमॉस्फेयर है वो उसके लिए एकदम पारदर्शी जैसा है, वो जाने देता है। तो वो सीधे आकर सतह पर टकराता है। सतह पर टकराने के बाद अभी बताते हैं कि कितना परसेंट कहाँ जाता है इधर उधर, अभी उस पर मत बात करिए। अभी सीधा इस प्रश्न का उत्तर ढूंढते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर गिर रहा है हाइट बढ़ने के साथ, ठीक है। तो सतह पर टकराने के बाद जो आता है वो आता है शॉर्ट वेव के रूप में, लेकिन जो जाता है जब परिवर्तित होता है तो वो लो एनर्जी और लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में परिवर्तित होता है। ये फैक्ट नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो हाई हाई एनर्जी वाला रेडिएशन जो अर्थ के सरफेस से टकराता है, वो खुद उन एटमॉस्फेयर की लेयर को गर्म करते हुए नहीं आ रहा है, इन दोनों को, स्पेशली ट्रोपोस्फेयर को। उसके लिए तो वो ट्रांसपेरेंट जैसा है। तो वो ट्रोपोस्फेयर जो है वो उसकी गर्मी से गर्म नहीं होता है। दरअसल वो ट्रोपोस्फेयर सतह, जो हमारी सतह है ना, उसके गर्मी से गर्म होता है। उससे जब रेडिएशन निकलता है, जो रिफ्लेक्ट होता है, उससे वो गर्म होता है। और इसलिए हम उससे जितनी दूर होते जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, ध्यान बार बार क्यों कह रहा हूं, गड़बड़ाइएगा मत। ये रीजनिंग सिर्फ इसी लेयर में अप्लाई होगी और कहीं नहीं अप्लाई होगी, अलग अलग लेयर के रीजन अलग हो जाएंगे, अभी देखिएगा। तो ट्रोपोस्फेयर में हाइट बढ़ने के साथ साथ जो टेम्परेचर, जो तापमान कम होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ, उसका जो प्रमुख कारण, उसका जो मुख्य कारण है, उसका जो मौलिक कारण है, वो यही है कि ट्रोपोस्फेयर आते हुए सौर विकिरण के लिए पारदर्शी जैसा होता है, और धरती से विकिरित होता है, धरती से जो है वो फिर रिफ्लेक्ट होता हुआ जो रेडिएशन है उससे वो गर्म होता है। और इसीलिए जैसे जैसे धरती की सतह से ऊपर जाएंगे उसका प्रभाव कम होता जाएगा, और हाइट बढ़ने पर जो है हमको टेम्परेचर कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। ये बात सबको समझ में आ गई? ये ट्रोपोस्फेयर की बात हो गई, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर के बारे में और हम क्या जान सकते हैं भाई? कोई ऐसी चीज मैंने लिखी हो, मैं देख लेता हूँ। अच्छा, कुछ जनरल चीजें हैं, लेकिन पहले ट्रोपोस्फेयर को खत्म कर लीजिए। ट्रोपोस्फेयर कहते ही इसको ये है, इसमें जोन ऑफ मिक्सिंग होती है। हवा जो है, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, टेम्परेचर नीचे से सतह से बढ़ रहा है, सही बात है, टेम्परेचर यहां से बढ़ेगा, इस जगह पर टेम्परेचर यहां बढ़ेगा। ये अपने ठीक ऊपर की जो जो सतह है वो अपने ठीक ऊपर की हवा को गर्म करेगा। एक कॉन्सेप्ट यही बता देता हूं, वो अपने ठीक ऊपर की हवा की लेयर को गर्म करेगा जो कि उससे टच में है, जो कि उसके संपर्क में है, भौतिक रूप से संपर्क में है। तो इस जमीन से, धरातलीय सतह से वायु की जो पहली परत आती है वो संपर्क में होती है भौतिक रूप से, ठीक है। और वो जो हीट का ट्रांसफर होता है जमीन से हवा में पहली लेयर में, उसको क्या कहते हैं फिजिक्स में? जब संपर्क से ऊर्जा का स्थानांतरण हो, ऊष्मा का स्थानांतरण हो संपर्क से, तब उसे क्या कहते हैं? चालन। चालन, कंडक्शन। तो उसे कंडक्शन बोलते हैं, ठीक बात। तो जमीन ने अपने ठीक ऊपर की हवा को गर्म किया, कंडक्शन हो गया। वो जो अब ये हवा जो गर्म हुई है, ठीक है,
ये अपने ऊपर के हवा को ऊपर वर्टिकल मूवमेंट कर, आप सब जानते हैं हॉट बैलून इफेक्ट, हॉट एयर बैलून इफेक्ट सबको मालूम है। गर्म हवा से भरा हुआ गुब्बारा तब तक ऊंचा बढ़ता जाता है जब तक वो अपने बराबर के टेम्परेचर में और प्रेशर में नहीं पहुंच जाता है कि नहीं है। तो जो हवा गर्म होती है वो ऊपर की तरफ बढ़ती है और ऊपर की हवाओं को भी गर्म। तो ये जो वर्टिकल ट्रांसफर है, ये जो वर्टिकल ट्रांसफर है ऊर्ध्व दिशा में, नीचे की गर्म हवा ऊपर बढ़ती जा रही, टेम्परेचर को ऊपर ले जा रही है, हीट को ऊपर ले जा रही है, इसको क्या बोलते हैं? ये संपर्क, ये भौतिक संपर्क इसके लिए आवश्यक नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? जमीन से इसका भौतिक संपर्क आवश्यक नहीं है, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। ठीक है, संवहन बोलते हैं शायद हिंदी में इसे। संवहन, चालन, संवहन और विकिरण, तीन माध्यम होते हैं ऊर्जा और ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए, आप सब जानते हैं। विकिरण जो होता है जिसके लिए माध्यम की भी आवश्यकता नहीं होती है, आप जानते हैं। तो जिसमें माध्यम के बिना काम ना चले फिजिकल कांटेक्ट के, वो कंडक्शन हुआ। जिसमें फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, हीट ट्रांसफर हो जा रही है, वो संवहन हो गया। ठीक है, उसमें ठोस की आवश्यकता नहीं है। और जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं है वो विकिरण से हो जाता है। अगर मैं ठीक से समझता हूँ फिजिक्स तो ये याद आ रहा है तो ठीक है। तो आपने देखा कंडक्शन से जमीन ने हवा को गर्म किया, हवा ने फिर अपने ऊपर की हवा को ट्रांसफर किया हीट, कैसे? कन्वेक्शन से, संवहन से चला गया। ये बात समझ गए आप? अब ये तो वर्टिकल तो आप समझ गए, एक चीज और जान लें। एक जगह की गर्म हवा जहां होती है, ध्यान से सुने बात को, किसी एक, चलिए इसका एग्जांपल लेके मैं बताता हूं। यहीं पे माना इस जगह की हवा गर्म हो गई खूब सारी और वो कॉलम के रूप में ऊपर उठी। ठीक है, तो यहाँ का जब यहाँ जगह खाली होगा तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा ना। हवा गर्म हुई, ऊपर उठी, तो यहाँ एयर प्रेशर कम हो जाएगा। तो इस एयर प्रेशर को फिल करने के लिए हवा अगल बगल से इसकी तरफ बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और इस प्रकार फिर इस गर्म वाले स्थान का पूरे का टेम्परेचर फिर से नॉर्मल हो जाएगा कुछ देर बाद, क्योंकि इसकी गर्म हवा ऊपर चली गई है और एक साइकिल बन जाएगा ये। एक्चुअली ऐसे हो जाएगा, ठंडी होकर नीचे आएगी, फिर गर्म जो है लो प्रेशर की ओर बहेगी। तो ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है मेरे दोस्तों, ध्यान से सुने इस बात को, ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, हवा एक जगह से दूसरी जगह जा रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, धरती के समानांतर कह लीजिए जा रही है। ऊर्ध्व वाला आप समझ ही गए हैं। अब ये जो समानांतर वाला जो गति है हवा का जो मूवमेंट है, ये एडवेक्शन कहलाता है। इसकी हिंदी आप देख लीजिएगा, इसको एडवेक्शन कहते हैं। तो तीन चीज हमने सीखा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और एडवेक्शन। इसका आगे बहुत काम लगेगा आपको। ठीक है, कंडक्शन आप समझ गए, जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। कंडक्शन वो है कि धरती की सतह से सबसे नीचे वाली हवा की सतह गर्म हो। कन्वेक्शन ये है कि फिर हवा से हवा में हीट का ट्रांसफर हो, ये कन्वेक्शन है। और यही ट्रांसफर वर्टिकल ना होकर के हॉरिजॉन्टल हो अगर, तो उसे क्या कहते हैं? एडवेक्शन कहते हैं। ये तीनों चीज आप ध्यान रखेंगे। तो ये ट्रोपोस्फेयर की बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, इसलिए आपको जाननी चाहिए। ठीक है, फिर ट्रोपोस्फेयर में कोई और बताने वाली बात इसमें बहुत अधिक नहीं है। एक जो लैप्स रेट कहते हैं वो जान लीजिए आप कि लैप्स रेट क्या होता है। जो है लैप्स रेट का अर्थ होता है कि ऊंचाई कितनी बढ़े तो कितना तापमान कम या अधिक हो जाए, इसको लैप्स रेट बोलते हैं। ठीक है, कितनी ऊंचाई बढ़ने पर कितना तापमान कम हो जाता है, इसी को लैप्स रेट कहते हैं। तो जैसे दिया हुआ है एनसीईआरटी में, आपने देखा होगा कि ट्रोपोस्फेयर में जब हम 165 मीटर 165 मीटर ऊंचे चले जाएं तो तापमान 1 डिग्री गिर जाता है, फिर और 165 गए, 1 डिग्री और गिर गया। इस प्रकार से ये एक लैप्स रेट है। ठीक है, इस लैप्स रेट का एक दूसरे सर एक सवाल इसमें ये बन रहा है सर कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस समय, जिसमें कहा जा रहा है कि हमको 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम करना है। जी सर, तो ये जो टेम्परेचर कम करना है किस स्फीयर में कम करना है? सर इंटरेस्टिंग सवाल बन रहा है। देखो, जो सिविल सर्विसेज का पैटर्न है वो हमेशा अप्लाई कराते हैं। जो आपने कॉन्सेप्ट दिया, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, वो तो जानना ही चाहिए, उसके बगैर आप अप्लाई कर भी नहीं पाओगे। अब वो जो सवाल बनाएंगे उसका जैसे ऑप्शन ए बी सी किया, तो ऑप्शन ए बी में तो जो आपने पढ़ा दिया वो लिख देंगे। ऑप्शन सी में लिख देंगे वो कि जो क्लाइमेट चेंज है वह किस खंड को प्रभावित करता है। तो इन लोगों को दिमाग में अपने को सवाल जनरेट करना है, हर चीज का आंसर ही नहीं देना है कि यह तैयार करें कि जो क्लाइमेट चेंज के द्वारा जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वह एटमॉस्फेयर के किस लेवल पे बढ़ रहा है। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर वह 1 से ज्यादा लेयर्स में बढ़ रहा है, वह कौन कौन से लेयर्स हैं। सवाल नंबर 3, क्या एक लेयर दूसरे लेयर को प्रभावित करती है। सवाल नंबर 4, इसकी रेमेडी क्या है।
तो यह लोग जब आपके इस लेक्चर को समझ रहे हैं इसको क्लाइमेट चेंज से रिलेट करने की कोशिश करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात सर। जी सर, अभी जैसे ही हम स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में पढ़ लेंगे, जब ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ लेंगे तब आपको यह आभास हो जाएगा और आप सवाल बनाना जो है वो प्रारंभ कर देंगे दिमाग में। यही इसका खेल है, आप समझ लीजिए। यूपीएससी में सही पूछिए तो उत्तर वही दे सकता है जो प्रश्न बना सकता है। सारा खेल इतना ही है बस। आप अच्छा उत्तर तभी दे पाएंगे जब आप अच्छा प्रश्न बना ले जाएं। ये आपको जो सेल्फ टीचिंग जिसे कहा जाता है, इट इज अ सेल्फ टीचिंग एग्जाम। तो ये थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे उस पर भी। सर ने बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट दे दिया शुरू में ही, उसी तरह से हम उसकी पढ़ाई भी करेंगे। तो ठीक है, हमने ट्रोपोस्फेयर के बारे में जाना। ट्रोपोस्फेयर, एक बात और आप कर लीजिएगा, छोटा सा होमवर्क बता रहा हूं कि ये जो एटमॉस्फेयर आज हम देख रहे हैं उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। अगर आपको याद हो तो हमने जब अर्थ का इवोल्यूशन हम जब पढ़ रहे थे तब हमने इस पर बहुत हल्के से चर्चा की थी कि कैसे जो है गैसेस, डिफरेंट गैसेस एटमॉस्फेयर में आई हैं। ऑक्सीजन कैसे आया है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे घुल के नीचे चली गई है ओशन में, कैसे ऑक्सीजन साइनो जो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से जो कैसे ब्लू ग्रीन एल्गी और नए जैसे जैसे पादप वनस्पतियां जो जैसे जैसे बढ़ी, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता गया। फिर एक प्रश्न यह भी ध्यान रखिएगा कि आज के हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी वो गैसेस हैं जिन्हें कहा जाता है कि वो परमानेंट गैसेस हैं, यानी उनका पारस्परिक जो वॉल्यूम है, उनका आयतन जो है, उनका प्रतिशत जो है वो बदलता नहीं है। और कौन सी गैसेस हैं जिनके बदलने से आज हम जो जितने दुष्प्रभाव देख रहे हैं वो सारे दुष्प्रभाव हमारे सामने हैं। कौन से जिनका कॉन्सेंट्रेशन या जिनका वॉल्यूम या परसेंटेज बढ़ता घटता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो ये दो प्रश्न जो है वो आप समझ लीजिएगा। इवोल्यूशन, एटमॉस्फेयर का इवोल्यूशन, ब्रीफ एकदम छोटा सा हल्का सा नॉलेज हो जाए वैसे आपको। और दूसरा कि कौन सी गैसेस हैं जो परमानेंट कहलाती हैं, क्यों है, अगर नाइट्रोजन को इनर्ट और परमानेंट बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम बढ़ने घटने से क्या दिक्कत हो रही है, ये आपको हल्का सा आइडिया होना चाहिए। वैसे ये एनवायरमेंट का टॉपिक है एसेंशियली, तो हम वहां भी इसको पढ़ेंगे, एनवायरमेंट और इकोलॉजी जब पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आप ट्रोपोस्फेयर से ऊपर बढ़े। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर से आप ऊपर बढ़े। ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच की जो लेयर बनती है इसको ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ठीक है, ट्रोपोपॉज इसको कहा जाता है। क्यों ट्रोपोपॉज कहा जाता है? अगर पॉज वर्ड यूज हुआ है तो उसका कोई सिग्निफिकेंस होना चाहिए। ठीक है, तो दरअसल ट्रोपोस्फेयर जो है ना दोस्तों, वो जोन ऑफ मिक्सिंग, इसका मीनिंग हुआ जोन ऑफ मिक्सिंग, जहां मिश्रण होता रहे। तो मिश्रण क्यों होगा भाई? मिश्रण किस चीज का मिश्रण हो रहा है? मिश्रण इस चीज का होगा, हाँ, आपस में जो हवाएं हैं उनका मिश्रण होता रहे, यानी नीचे से गर्म हवा हो ऊपर उठे, ऊपर से जो है वो फिर सबसाइड होकर ठंडी हवा होकर नीचे आए। इस प्रकार जो वर्टिकल मूवमेंट होता रहता है, हॉरिजॉन्टल भी है, वर्टिकल भी जो मूवमेंट होता रहता है, उसकी वजह से इसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। जहां पर, और ये क्या आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट का मौलिक कारक क्या है, इसको ट्रिगर करने वाला असली कारण क्या है कि एक जगह की हवा दूसरी हवा जा रही, क्यों? एक जगह की हवा दूसरी जगह क्यों जा रही है? किस चीज का अंतर है? तापमान का अंतर है। मौलिक जो कारण आप देखेंगे कि एक हवा गर्म होगी एक जगह की, और तापमान का प्रभाव दबाव पर पड़ेगा, आयतन पर पड़ेगा, उसका प्रभाव दबाव पे, और फिर मूवमेंट होगा। ठीक है, किसी जगह की हवा अगर बहुत अधिक गर्म हो जाएगी तो वो ऊपर उठेगी, उसको कम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, घूम घुमाकर बात घनत्व पे आ जाएगा, और फिर वो वहां तक चलती चली जाएगी जहां तक घनत्व सभी का समान न हो जाए। विप्लव का जो उत्प्लव का सिद्धांत होता है आप सब जानते हैं। ठीक बात है, तो ठंडी हवा जो है वो नीचे आएगी क्योंकि ज्यादा डेंस है, गर्म हवा ऊपर से आएगी। घूम घुमा के मूलतः तापमान के अंतर के कारण, तापमान की प्रवणता के कारण जो है ये गति होती है। ठीक बात है। ट्रोपोपॉज में दोस्तों प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ट्रोपोपॉज जो है, ट्रोपोस्फेयर में ये सब हो रहा है। ट्रोपोपॉज जो उसके ऊपर की लेयर है, वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है, वहां पर रुक जाती है ये प्रक्रिया, जो ऊपर ऊपर नीचे होने की प्रक्रिया है, ये रुक जाती है। ठीक है, इसलिए उसे ट्रोपोपॉज कहा जाता है। कुछ छोटी छोटी जो है जानकारी है, देखिए, ट्रोपोस्फेयर थिकर है ओवर इक्वेटर देन ओवर पोल्स। ये हो सकता है सही और गलत, ऐसा करके आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से, ट्रोपोस्फेयर के बारे में निम्नलिखित में से कौन कौन से जो कथन है वो सत्य है या असत्य है, ऐसा पूछ सकता है। तो ट्रोपोस्फेयर इक्वेटर के ऊपर थिकर है और पोल के ऊपर थिकर नहीं है। इसका क्या अर्थ हुआ? ये तो बड़ी अजीब सी चीज लग रही है सुनने में। यानी कहने का अर्थ ये कह रहा है, हाँ ध्यान से सुनते जाए, ये कह रहा है कि ये जो ट्रोपोस्फेयर है, इस चित्र से समझते हैं,
कि ट्रोपोस्फेयर जो है अगर उसको नाप आप बनाने पे आ जाएं तो वो ऐसे बनेगा, यानी इक्वेटर के ऊपर, ठीक है, यहाँ पे इसकी जो मोटाई अधिक है और यहाँ पे कम निकलेगी। दैट इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू से। तो ये भी एक प्रश्न हो गया कि अच्छा ये है, तो तथ्य तो हमें पता चल गया, लेकिन ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है? ऐसा जो है वो कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से ही है। आप जानते हैं, अब तो आप इतना समझ ही गए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जब पहला एलिमेंट्री चैप्टर पढ़ा था ज्योग्राफी का, उसमें ये वाला आपको ध्यान आ जाएगा। ठीक है, कि यही वो एरिया है जो मैक्सिमम सोलर रेडिएशन रिसीव करता है कि नहीं? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का ये जो एरिया है, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन यहीं पर रहता है, आप सब जानते हैं। यही वो एरिया है जो सबसे ज्यादा गर्म होता है। गर्म सबसे ज्यादा ये एरिया होता है, रेडिएशन का सबसे ज्यादा जो इंसिडेंस है वो यहाँ पर है। इस रेडिएशन के इंसिडेंस के कारण, मैक्सिमम इंसिडेंस के कारण थ्रू आउट द ईयर आप देखेंगे इसके ऊपर की जो हवा है वो हमेशा जो है कन्वेक्शनल करंट्स के कारण जो है वो दूर दूर तक जो है वो ऊपर बहुत अधिक हाइट तक जो है वो फैलती रहेगी। एंड दैट इज व्हाई इक्वेटर के ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर है वो मोटा होता है, पोल्स के ऊपर उतना मोटा, उतना थिकनेस उसकी नहीं होती है। आप देखेंगे अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो क्यूमुलस और क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनते हैं बहुत ऊंचाई तक, वो वर्टिकल क्लाउड्स जो बनते हैं वो बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। तो इसीलिए इस कन्वेक्शनल फिनोमेनन की वजह से, सोलर रेडिएशन के इम्पैक्ट, मैक्सिमम इम्पैक्ट की वजह से एक्सक्यूज मी, जो इक्वेटर के ऊपर उसकी थिकनेस है ट्रोपोस्फेयर की वो अधिक है और पोल्स के ऊपर कम है। ठीक है, और ये आप जान ही गए हैं, हमने इसको देख ही लिया है। इसको चाहे 1000 मीटर्स में एक्सप्रेस कर दीजिए, चाहे 165 मीटर वाला कर लीजिए, वो आपके ऊपर है। ठीक है, अब हम समझ गए हैं। फिर ट्रोपोस्फेयर इज क्रूशियल इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक एंड बायोलॉजिकल इंप्लीकेशंस। बिल्कुल सही बात है। ट्रोपोस्फेयर का, हाँ जी पूछिए। अर्थ की जो जियोइड शेप है वो भी तो इम्पैक्ट करेगी कि सोलर रेडिएशंस जो है वो कितनी एरिया में एक्यूमुलेट होंगी, बिकॉज अर्थ जो है दैट इज फ्लैटेंड ऑन द पोल सरफेस एंड एलोंगेटेड टुवर्ड्स द इक्वेटर। ओके, सो हाउ डज इट मैटर? यू वर आप आस्किंग जियोइड ना शेप, कि is it the geoid shape which is important? That is a constant, na? That's not a variable. What is variable? Yes, Geoid shape is constant. That's not variable. What is variable is the relative incidence of solar radiation because of the incoming solar tilt. radiations. जो tilt है, हाँ tilt ध्यान रखिए। geoid shape तो ठीक है, geoid shape होने के बाद भी, geoid shape होने के बाद भी अगर solar radiation का differential incidence नहीं होता तो फिर ये ऐसा ही होता थ्रू आउट। ये देखिए, जियोइड शेप होने से क्या होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जियोइड शेप होने के बाद रेडिएशन भी सबसे ज्यादा, मान लीजिए अगर इस इक्वेटर के, मान लीजिए ये इक्वेटर वाला एरिया है कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का, तो क्योंकि यहाँ सोलर रेडिएशन सबसे ज्यादा पड़ता है थ्रू आउट द ईयर, सबसे मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये, दैट इज द प्राइमरी रीजन। ठीक है, जियोइड शेप होने के बाद भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोलर रेडिएशन इक्वल होता सब जगह पे, तो भी ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है उसकी थिकनेस बदलती नहीं। तो इफ यू आर आस्क्ड व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट और व्हाट इज प्राइमरीली इंपॉर्टेंट, देन इट इज दैट इज द वेरिएबल। तो हम वेरिएबल जो है प्रभाव डालता है उसकी बात हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, Yes, sir. हाँ जी थोड़ा एक चीज मैं इस कन्वर्सेशन को थोड़ा सा और इनलार्ज करता हूँ। सर। देखिए, जब आप ज्योग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं और जहां पर ज्योग्राफी में आप कंट्रोल करना चाहते हो कैसे कार्य कारण परंपरा पे, तो जो चीज स्थिर है वो कार्य कारण परंपरा पर कितना कार्य करती है, जो अस्थिर है वह कार्य कारण परंपरा पर कितना काम करती है। तो जो अर्थ का शेप है वह कार्य कारण परंपरा पे लिमिटेड काम करेगी, काम वो भी करेगी, लेकिन वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ बन चुका है। जो हजारों लाखों साल से जो पृथ्वी का शेप है उसने एक सिद्धांत को संकल्पित कर दिया है। इट हैज मेड ए कांस्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर ऑल द टाइम। लेकिन जब हमारा जो क्लाइमेट चेंज होता है, हमारी सिचुएशन बदलती है, मौसम बदलता है, उसकी जो स्टडी है वह उस कांस्टेंट चीज को देख के बनती है। तो जो पृथ्वी का शेप है वो तो एक कांस्टेंट शेप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। उसमें जो सिद्धांत बनने हैं बन गए हैं। अब उन सिद्धांत से मानसून है, मानसून का पैटर्न कैसे दिखते हैं, मानसून डिस्टर्ब कैसे होता है, मानसून के डिस्टर्ब का उससे कांस्टेंट चीजों से रिलेशन नहीं है। जो परिस्थितियां बदलती हैं वह मानसून में परिवर्तन लाती है, मानसून को बढ़ाती हैं। तो अपनी जो स्टडी है वो दो तरह से हो रही है। एक क्या हो रही है
कि जो हमारे पूरे भूमंडल की संरचना है उससे क्या एक कंक्लूजन डिराइव हो रहा है। वो कंक्लूजन डिराइव हो गया, अब उस कंक्लूजन में जो परिवर्तन आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो कार्य कारण परंपरा को हम दो तरह से देखते हैं, एक जो हमारे स्थिर चीजें हैं, दूसरा जो हमारी स्थिर चीजों के साथ साथ जो परिवर्तनशील हो रहा है। तो जो सवाल था इनका, वो सवाल अगर देखा जाए तो वो सवाल एक पक्ष को एड्रेस कर रहा है कि जो पृथ्वी का शेप है वह किस तरह से हमारे वातावरण को प्रभावित कर रही है, हमारे पूरे एनवायरमेंट प्रभावित कर रही है। और जो उसका दूसरा पार्ट वो यह है कि जो परिस्थितियों में परिवर्तन आता है वह किस तरह से परिवर्तन लेकर आता है। आई थिंक दिस वाज द इशू व्हिच वी आर हैंडलिंग। थैंक यू सर। तो ट्रोपोस्फेयर हर लेयर के बारे में दो या तीन बातें यूएसपी के रूप में याद रखेंगे, जो उसका यूनिक सेलिंग पॉइंट है। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर याद रखिएगा, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेटिक इफेक्ट्स एंड इन कॉन्सिक्वेंटली फॉर जितना बायोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं, जलवायु और जो भूमंडल पर होने वाली जो जैविक गतिविधियां हैं, सबके लिए बहुत बड़ा महत्व है जो ट्रोपोस्फेयर का। ट्रोपोस्फेयर को ट्रोपोस्फेयर क्यों कहते हैं आप जान गए। ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट बढ़ने के साथ तापमान जो है वो कम होता जाता है। क्यों कम होता जाता है ये आप जान गए। ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में, ठीक है, जो ट्रोपोपॉज है उसके ट्रोपोपॉज क्यों कहते हैं ये आप जान गए। ठीक है, फिर थिकनेस उसका आप समझ गए कि इक्वेटर पर क्यों ज्यादा होती है और पोल्स पर क्यों जो है कम होती है, ये भी आप समझ गए। उसमें सीजनल वेरिएशंस भी होती हैं तो क्यों होती है, ये सब हम समझ गए। अब धीरे से स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में अगर कोई दो या तीन बातें याद रखने वाली कोई हमें कहना चाहे तो स्ट्रेटोस्फेयर देखिए यहाँ से शुरू हो गया, ट्रोपोस्फेयर के बाद से इस चित्र में और साफ दिखेगा आपको, ये स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। ठीक है, हवाई जहाज के चलने उलने की बात हो गई। और ध्यान रखेंगे, सबसे पहले यही जान लेते हैं कि जो वर्टिकल मूवमेंट है, हवा का वर्टिकल मूवमेंट जो है वो मुख्य रूप से ट्रोपोस्फेयर में ही समाप्त हो जाता है। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, बिल्कुल एकदम लॉजिकली अंडरस्टैंडेबल है कि हवा का वर्टिकल मूवमेंट, तापमान का अंतर रहेगा तभी ना हवा का वर्टिकल मूवमेंट जो है वो होगा, और ट्रोपोपॉज आते आते सब कुछ कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सवाल प्रीलिम्स में आ चुका है कि क्या यह बात सही है कि स्ट्रेटोस्फेयर में हवा का जो वर्टिकल मूवमेंट है वो डिस्टर्बिंग मूवमेंट वो नहीं होता है, इसलिए हवाई जहाज उसमें जो है जेट जो है वो बहुत ही स्मूथली जो है वो फ्लाई कर पाते हैं। ये सवाल आ चुका है प्रीलिम्स में। तो इस तरह के जो अनुप्रयोगिक या अप्लाइड जो एस्पेक्ट्स हैं वो भी आप हर लेयर के बारे में जानते रहिएगा। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में अगर दो तीन पॉइंट जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे सिर्फ वही मैंने लिखे हैं, बाकी आप अपना होमवर्क कर लीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है ओजोन लेयर। इसमें ऑब्वियसली अगर कोई एक बात याद रखनी हो स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में तो आप ओजोन लेयर याद रखिएगा। ठीक है, ओजोन लेयर का फंक्शन क्या जल्दी बता दीजिए। To trap the harmful ultraviolet radiations that are बिल्कुल coming into बिल्कुल सही the बात है। Earth's surface. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वो ट्रैप कर लेता है और इस प्रकार जो अर्थ है उसकी ये एक तरह से रक्षा करता है, यहाँ जो बायोलॉजिकल लाइफ है। अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाए, ओजोन में होल हो जाए, ऐसा हो जाए तो क्या सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या पड़ेगा मानव जीवन के हिसाब से बताइए। कैंसर हो सकता है, स्किन कैंसर वगैरह की बात की जाती है। ठीक है, फिर उसमें आता है कि कौन ज्यादा एक्सपोज्ड है, कौन ज्यादा वल्नरेबल और प्रोन है, किस प्रकार के कलर वाले जो है वो कॉम्प्लेक्शन वाले लोग ज्यादा है, ये सब अलग जनरल नॉलेज है। ये जनरल नॉलेज आपको आना चाहिए। ठीक है, फिर इसमें दो तीन सवाल अच्छे बनते हैं। एक तो क्या है, जो सीएफसी गैस है कैसे ओजोन लेयर को अटैक करती है। देखिए जो एस्पायरेंट है वो समझने की कोशिश करें कि अपना ये मार्गदर्शन है, अपना जो गाइडेंस है वह आपको एक द्वार खोलता है, फिर द्वारों को आप और आगे खोलते चले जाइए। सारे सर मैं फिर से लॉग इन कर देता हूँ सर लॉग इन कर देता हूँ, फिर बोला जाए सर 1 ही मिनट बचा है तो मैं लॉग इन कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ। जी सर। हाँ, ओके।